Welcome friends on Inside IQ. Today we are taking NCERT Class 7 Geography और आज अपन दो ऐसे चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो अपने डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं. वन इज वेदर एंड सेकंड इज क्लाइमेट. सो लेट्स डिस्कस अबाउट बोथ चैप्टर वन बाय वन. यहाँ पे अपन एक ओवरव्यू देखते हैं अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में. सो वेदर की बात करें ना तो ये एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है अपने सराउंडिंग एरिया की जो चेंज होती है मल्टीपल टाइम इन ए सिंगल डे और डे टू डे बेसिस पे. अगर अपन एक एग्जांपल की बात करें ना यहाँ पे कि जब मैं ये रिकॉर्ड कंटेंट कर रहा हूँ ना तो वहाँ का मेरा लोकेशन का वेदर कैसा है. तो सपोज देखो यहाँ पे गया हुआ है 22 डिग्री. तो जो मेरा एम्बिएंट टेम्परेचर है ना उस 22 डिग्री है. फिर बाहर का जो कंडीशन है ना वो कैसा है. यहाँ पे या तो मोस्टली क्लाउडी दिया हुआ है या फिर रेनी दिया हुआ है अराउंड 3 am. तो जनरली या तो बारिश होगी या बादल रहेंगे. फिर जनरली ये क्या है ना अराउंड एक वीक का डाटा देता है कि पर डे के हिसाब से कि उस दिन मौसम कैसा रहेगा प्रेडिक्ट करता है. तो जैसे कि आज 80% रेनी है कल 90% दिखा रहा है. फिर ये देता है कि मिनिमम टेम्परेचर कितना रहेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहेगा तो वो भी प्रेडिक्ट करता है. फिर विंड कैसा है, विंड का स्पीड क्या है, विंड का डायरेक्शन क्या है, विजिबिलिटी कितना है, सनसाइन वगैरह कितना टाइम क्या रहेगा, मतलब सनसाइन का टाइम देता है सनसेट का टाइम देता है. वैसे प्रेसिपिटेशन कितनी रहेगी कि 6 mm रहेगा. अभी ये देखेंगे जो रेनफॉल होती है उसको मेजर वगैरह कैसे करते हैं वो भी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. तो ये एक जनरल ओवरव्यू डेटा दिया हुआ रहता है हर एक स्मार्टफोन के अंदर कि उसके वेदर के हिसाब से अपन देख सकते हैं कि वो चेंज कैसे हो रहा है डे टू डे बेसिस और इन मीन टाइम. नेक्स्ट देखते हैं अबाउट द क्लाइमेट. तो क्लाइमेट होता है ना वो एक लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है वेदर का ही कि जैसे वेदर तो पर डे या डे टू डे बेसिस चेंज होता रहता है बट जो क्लाइमेट है ना वो ओवर द डिकेड ऑफ पीरियड इसका जो पैटर्न रहता है ना वेदर का उसके बेसिस पे इसको कैलकुलेट करते हैं या शो करते हैं. सो वेदर का बारे में देखते हैं. इट इज ए डे टू डे एटमोस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए प्लेस. किसी भी जगह का हो सकता है ये इंक्लूडिंग उसका टेम्परेचर क्या है, वहाँ की ह्यूमिडिटी वगैरह कैसा है, प्रिसिपिटेशन वगैरह क्या है मतलब बारिश वगैरह हो रही है क्लाउडी है रेनी है या सनसाइन है, विंड की लोकेशन विंड की डायरेक्शन वगैरह क्या है, स्पीड वगैरह क्या है, उस एरिया की विजिबिलिटी वगैरह कितनी है. जैसे कि ये वाला डाटा है वो एयरक्राफ्ट के लिए मतलब पायलट वगैरह के लिए बहुत यूजफुल होता है कि विजिबिलिटी कितनी है, लो विजिबिलिटी है, मीडियम है, मॉडरेट है. तो ये सब करके तो जनरली यही होता है कि वेदर है वो डे टू डे बेसिस चेंज होता रहता है और क्लाइमेट है वो एक लॉन्ग टर्म डिकेड पैटर्न होता है एवरेज ऑफ द वेदर का. इन दिस स्लाइड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द एटमोसफियर कि जो अपना अर्थ का एटमोसफियर है वो कैसा होता है, उसमें कौन कौन सी लेयर्स होती है, उन डिफरेंट लेयर के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होती है, या वो लेयर अपने डेली लाइफ को कैसे इम्पेक्ट करती है या प्रोटेक्ट करती है, और अपना जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको कैसे रेगुलेट करती है. तो देखते हैं अबाउट द एटमोसफियर के बारे में. सो एटमोसफियर इज द लेयर ऑफ गैसेज. ये गैसेज की लेयर होती है सराउंडिंग अर्थ, एसेंशियल फॉर लाइफ, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन एंड रेगुलेटिंग टेम्परेचर. तो यहाँ पे देखते हैं पिक्चर के अंदर कि ये अपनी अर्थ है. अर्थ के चारों तरफ लेयर शो कर रहा है. यहाँ पे देखो फर्स्ट लेयर है ना उसको अपन बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम द अर्थ. सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड लास्ट एक्जोस्फेयर. अर्थ की जो मेजर एक्टिविटीज होती है ना जो इसी जोन के अंदर होती है बिटवीन द अर्थ एंड ट्रोपोस्फेयर के बीच में. ये वाला लेयर है ना ये जितना भी मतलब मैक्सिमम वेदर कंडीशन होगी वो इसी के अंदर चेंज होगी. जो नॉर्मल पैसेंजर एयरक्राफ्ट वगैरह होंगे वो इसी जोन में फ्लाई करेंगे. तो सपोज देखते हैं कि इसकी हाइट वगैरह क्या रहती है. तो जो इसकी जनरली हाइट होती है ना एवरेज वो 8 किलोमीटर टू 18 किलोमीटर रहती है अप्रोक्स. तो 8 किलोमीटर अराउंड द पोल साइड रहती है और इक्वेटर पे लगभग 17 to 18 किलोमीटर हाइट होती है ड्यू टू लार्ज हीटिंग. तो देखते हैं अबाउट ट्रोपोस्फेयर के बारे में. तो अर्थ ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड फ्रॉम अर्थ सरफेस टू ऑन एवरेज अबाउट 12 किलोमीटर इन हाइट with its height lower at earth pole and higher at equator around 18 किलोमीटर इक्वेटर पे. The temperature in the troposphere also decrease with height. On top of this layer known as tropopause कि जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच का जो लेयर है ना
उसको बोलते हैं अपन ट्रोपोपोज। और जो मैक्सिमम हाइट होती है ना इसकी, वो इसी पे ट्रोपोपोज पे ही होती है, अराउंड 18 किलोमीटर। और इसमें क्या है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी ना, वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होता है। उसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव लैप्स रेट। मोस्ट ऑफ द अर्थ वेदर हैपन इन दिस कंडीशन। ऑलमोस्ट ऑल क्लाउड्स that are generated by weather are found in the troposphere. नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं अपन स्ट्रेटोस्फेयर की। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होती है ना, वो यही वाली होती है स्ट्रेटोस्फेयर, बिकॉज ऑफ यहाँ पे होती है ओजोन लेयर। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर प्रेस बेस्ट नोन फॉर होम टू अर्थ ओजोन लेयर, कि जो ये ओजोन लेयर होते हैं ना, ये 3 मोलिक्यूल होते हैं ऑक्सीजन के, O2 प्लस O मिला के एक ओजोन मोलिक्यूल बनता है, जो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डिंग होता है और एक के साथ सिंगल में। तो ये जो सनलाइट से जो हार्मफुल रेडिएशन होती है ना, जो यूवी के नाम से जानी जाती है, अल्ट्रावायलेट, तो उसी को प्रोटेक्ट करती है। इन दिस रीजन द टेम्परेचर इंक्रीज विथ हाइट। यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना, ट्रोपोस्फेयर में क्या हो रहा था, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही थी वो टेम्परेचर डाउन हो रहा था। ये इसके अंदर टेम्परेचर डाउन हो रहा था, नेगेटिव। और बट स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्या हो रहा है, टेम्परेचर पॉजिटिव हो रहा है, बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर। कि जो यहाँ पे ओजोन लेयर है ना, उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे यूवी वगैरह इस जोन के अंदर, तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा हीटिंग हो रही है, तो उससे इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जा रहा है। हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन एंड दिस हीट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर इंक्रीज। इसी की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं मेजोस्फेयर। मेजोस्फेयर गेट्स प्रोग्रेसिवली कोल्डर विथ एल्टीट्यूड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले टेम्परेचर घटा था, फिर टेम्परेचर बढ़ा, फिर जैसे जैसे वो वापस मेजोस्फेयर में जाएंगे तो टेम्परेचर नेगेटिव की तरफ चला जाए, और ये अराउंड -85 के आसपास पहुंच जाता है मेजोस्फेयर के अंदर। द टॉप लेयर इज द कोल्डेस्ट प्लेस फाउंड इन द विद इन द अर्थ सिस्टम। की जो मैं ये बात कर रहा हूँ -85 की, वो इसी के अंदर आती है। द ट्रांजिशन बाउंड्री विच सेपरेट द मेजोस्फेयर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर नॉन एज स्ट्रेटोपोज। ट्रोपोस्फेयर के अंदर ट्रोपोपोज के नाम से जाना जा रहा था, और यहाँ पे क्या है, स्ट्रेटोपोज। द गैसेज इन द मेजोस्फेयर आर नाउ थिक इनफ टू स्लो डाउन मीटियोर्स हंटिंग। जो मीटियोर वगैरह होते हैं ना, यहाँ पे क्या होता है ना, गैसेज की वगैरह इनके थिक हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो मैक्सिमम मीटियोर आते हैं ना फ्रॉम द स्पेस, वो यहीं पे बर्न आउट हो जाते हैं। और जो अपन को नाइट में कभी कभी दिखता है ना, कि अपन बोलते हैं टूटता हुआ तारा या ऐसे फायरी स्टार टाइप, तो वो ये चीज़ होती है कि मीटियोर जनरली यहाँ पे बर्न आउट हो जाता है, और कुछ चीज़ें वो अपन को दिखती है लास्ट में टेल टाइप, तो उसी को अपन बोलते हैं ऐसे। नेक्स्ट लेयर इज थर्मोस्फेयर। इस लेयर के अंदर एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है नॉन एज ऑरोरा बोरियलिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। जो नॉर्थन पोल या आर्कटिक रीजन में होती है ना, उसको अपन ऑरोरा बोरियलिस बोलते हैं, और जो सदर्न साइड या अंटार्कटिक रीजन में होती है ना, उसको ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। जनरली जैसे अपना रेनबो होता है ना, मल्टीपल कलर का, जो स्पेस के अंदर शो करता है, बट वो क्या होता है, लिमिटेड एरिया के लिए होता है। बट जो जैसे कि ये इमेज शो कर रही है, यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा ना कि ये मल्टीपल कलर की लेजर लाइट शो हो रही है यहाँ पे, बट ये लेजर लाइट ना होके ये नेचुरल लाइट होती है लार्ज एक्सटेंड ऑफ एरिया पे स्पेस के अंदर। उसी को अपन ऑरोरा बोरियलिस या ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से भी जानते हैं। ये होता है ना, सोलर फ्लेयर की वजह से भी हो सकता है, कोरोनल मास इंजेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या जो सन से चार्ज पार्टिकल रिलीज होते हैं ना, जो ट्रेवल करते हैं अलोंग द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के इन पोलर रीजन के अंदर, तो उनकी वजह से भी हो सकता है। या फिर जो पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं ना विद द गैस एटम्स के साथ इन द एटमॉस्फेयर, की जो एटमॉस्फेयर में गैस एटम्स वगैरह होते हैं उनके साथ कोलाइड करते हैं, तो उससे भी डिफरेंट डिफरेंट कलर शेप में ये शो करता है। तो इसी को अपन ऑरोरा बोरियलिस या ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होती है इसके अंदर, कि ये वाली जो लेयर होती है ना, वो बहुत ज़्यादा क्लोज होती है टुवर्ड द सन साइड, तो उसकी वजह से क्या होता है, इसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक एक्टिविटी और होती है इसके अंदर, इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है ना, वो भी इसी के अंदर ऑर्बिट करता है। नेक्स्ट लेयर इज आयोनोस्फेयर। आयोनोस्फेयर कोई सेपरेट लेयर नहीं होती, बट जनरली थर्मोस्फेयर एक्सोस्फेयर इन्हीं के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो इट इज अ वेरी एक्टिव पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड इट्स ग्रो एंड सिंक डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी इट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सन।
और इट इज एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग रीजन होता है कैपेबल ऑफ द रिफ्लेक्टिंग रेडियो सिग्नल बैक टू अर्थ, कि जो रेडियो सिग्नल वगैरह स्पेस के अंदर जाता है ना, वो यहीं से कोलाइड होकर वापस अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है एग्जोस्फेयर, जो लास्ट लेयर अपना एटमोसफेयर का। तो एग्जोस्फेयर इज द हाईएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर एंड इट इज टॉप मर्ज विद द सोलर विंड, कि जो सन से कोरोनल मास इंजेक्शन, सोलर फ्लेयर वगैरह होते हैं ना, उसी के साथ ये को एग्जिस्ट करता है। मोलिकुलर फाउंड हेयर आर ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, सो दिस लेयर डज नॉट बिहेव लाइक गैस, कि यहाँ पे जो मोलिकुलर वगैरह होते हैं ना, उनकी डेंसिटी वगैरह बहुत कम होती है, तो ये गैस की तरह भी बिहेव नहीं करता, पार्टिकल एस्केप इनटू स्पेस के अंदर भी चले जाते हैं। अब जनरली देखते हैं कि जो अपना अर्थ का कंपोजिशन है ना, वो कैसा है। तो अर्थ के अंदर मैक्सिमम क्या है, आयरन है 35%, फिर है ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%, फिर मैग्नीशियम 13%, निकल 2.54%। इसी हिसाब से पूरा अर्थ है वो कंपोजिट है। यहाँ पे देखते हैं द एलिमेंट्स ऑफ वेदर, कि वेदर के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। जब अपन ने वेदर का ओवरव्यू देख रहे थे ना, उस टाइम अपन ने इसके एलिमेंट्स के बारे में बात की थी, बट यहाँ पे देखते हैं इनके एक्सटेंट फॉर्म के बारे में। तो फर्स्ट इज टेम्परेचर। अब जब भी टेम्परेचर को अपन इंडिकेट करते हैं ना, तो उसको करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, और जो इसकी क्वांटिटी होती है ना, वो फिजिकल क्वांटिटी होती है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको। कि जब जनरली अपन किसी को टेम्परेचर पूछते हैं या बताते हैं तो क्या बोलते हैं कि उस एरिया का टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। या जब न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में कुछ भी टेम्परेचर आता है कि उस दिन का वहाँ का टेम्परेचर 45 डिग्री टेम्परेचर रहा, तो वो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर रिप्रेजेंट करता है। अब ये क्या करता है, इंडिकेट करता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, कि उस एरिया का जो हॉटनेस और कोल्डनेस कितनी है। हॉटनेस का मतलब पॉजिटिव में, कि नॉर्मली अगर जीरो से ऊपर है तो उसको अपन बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं 20, 25, 30। और अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड है, जैसे विंटर के अंदर सियाचिन ग्लेशियर या जो हिमालयन वाला एरिया होता है ना, उसके अंदर, तो उसको अपन नेगेटिव के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव -25 डिग्री सेंटीग्रेड, -20 डिग्री सेंटीग्रेड या -10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको अपन मेजर करते हैं ना टेम्परेचर को, उसको करते हैं थर्मोमेट्रिक स्केल के ऊपर। एग्जाम्पल के लिए एम्बिएंट टेम्परेचर, जैसे कि अभी अपन रूम के अंदर बैठे हैं, बट जो बाहर का टेम्परेचर होता है ना, उसको अपन बोलते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर। मान लो रूम का तो टेम्परेचर अपन ने कंट्रोल करके रखा हुआ 25, बट जो बाहर का है ना 30 डिग्री टेम्परेचर है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसको बोलते हैं अपन एम्बिएंट टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड मीन डेली टेम्परेचर। तो जो रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है ना 24 घंटे का, एक दिन का, तो वो जनरली क्या होता है ना, मैक्स टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर। तो सपोज मेरा मैक्स टेम्परेचर 30 और मिनिमम है 20, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना, वो हो जाएगा रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और मीन क्या होता है, मीन जनरली अपन बोलते हैं एवरेज को, कि किसी भी चीज़ को फर्स्ट थिंग प्लस सेकेंड थिंग डिवाइड बाई 2। तो ये मान लो 30 + 20 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यह आ गया इसका मीन। नेक्स्ट देखते हैं प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन इज एनी फॉर्म ऑफ वाटर, लिक्विड, सॉलिड, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डेट फॉल्स फ्रॉम क्लाउड टू अर्थ सरफेस, कि जो क्लाउड से जो अर्थ सरफेस के ऊपर फॉल डाउन होता है ना, इन द फॉर्म ऑफ वाटर, लिक्विड और सॉलिड, इनमें से कुछ भी, जैसे रेन हो गया, स्नो हो गया या हेल स्टॉर्म वगैरह हो गया, तो उसको अपन बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। बट अभी इसको देखते हैं कि जब रेन वगैरह होती है ना, जैसे न्यूज में आती है कि कहीं पे किसी लोकेशन पे बारिश हुई या 4 घंटे के अंदर 6 mm बारिश होगी, तो उसको मेजर कैसे करते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं अपन रेन गेज। यहाँ पे जो इमेज शो कर रही है ना, एक सिलेंडर है, उसके ऊपर फनल है। तो जब ये क्या करते हैं, एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रख देते हैं जब बारिश होती है, तो यहाँ पे जो बारिश होती है ना, इस फनल के अंदर फॉल डाउन होती है, और जो ये ट्यूबिंग लगी होती है ना, ये ट्यूबिंग के ऊपर नंबरिंग की होती है स्केल। तो मान लो 4 घंटे बारिश हुई, 4 घंटे के अंदर ये 5 पॉइंट पे आया, तो अपन क्या बोलते हैं कि रेनफॉल कितना हुआ 4 घंटे के अंदर 5 mm। तो इससे मेजर किया जाता है रेनफॉल को। नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या होता है इसको देखते हैं। इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर अबो एंड अराउंड अस, कि जो एयर का वेट होता है ना, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हायर नियर टू सी कोस्ट एंड लो एज वी गो हायर अप टू द माउंटेन, कि जो सी कोस्ट होता है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, और जो माउंटेन वाला एरिया होता है ना, जैसे कि जनरली अपन देखते हैं माउंटेनियर्स वगैरह ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं अपने साथ, क्योंकि वहाँ पे
एयर की डेंसिटी मोलिकुलर वगैरह बहुत कम होता है, उसकी वजह से वहाँ पे सांस या लेने में प्रॉब्लम होती है। तो सपोज इसको अपन जनरली इंडिकेट करते हैं बार के अंदर या मिली बार के अंदर, मिली बार के अंदर भी करते हैं। और जो अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, वो जनरली होता है 1 बार। स्टैंडर्ड जो प्रेशर होता है ना, उसको 1 बार या 1.01325 बार, इसको ऐसे भी इंडिकेट करते हैं। ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और जो इसको मेजर करता है ना इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, उसको अपन बोलते हैं बैरोमीटर। जो बैरोमीटर होता है वो स्टैंडर्ड इसका इंस्ट्रूमेंट होता है टू चेक द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट एलिमेंट है विंड। जैसा कि अपन ने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था ना अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो कोस्टल बेल्ट होता है ना वहाँ पे ज़्यादा होता है, और अराउंड द एलिवेशन माउंटेन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। बिकॉज कि जो ओशन बेल्ट होता है ना, यहाँ पे वाटर मोलिकुलर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा एग्जिट करता है, हैवी होता है। और यहीं पे जैसे जैसे एलिवेशन पे जाएंगे ना, वहाँ पे ये इनकी डेंसिटी घटती जाएगी, तो उसकी वजह से लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होता है। वैसे कुछ विंड के बारे में, कि विंड भी है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन किलोमीटर पर आवर, कि 1 घंटे के अंदर कितना किलो डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो अब ये ट्रेवल कैसे करेगी, ये इसका देखो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। कि जो ओशियन वाला, सपोज यहाँ पे ओशियन है, ओके, और यहाँ पे एक लैंड है इन द सेंटर ऑफ द मेन लैंड। तो अब जनरली क्या है ना, लैंड है ना वो जनरली हीटअप हो जाती है, टेम्परेचर जनरली रैपिडली इंक्रीज होता है इन कंपेरिजन टू ओशियन, और ओशियन का टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम टू हीट अप। तो अब क्या हुआ ना, यहाँ पे हो गया टेम्परेचर ज़्यादा है तो लो प्रेशर, तो ये हो गया लो प्रेशर एरिया। टेम्परेचर कम है तो हाई प्रेशर, ये हो गया हाई प्रेशर एरिया। अब विंड विंड किधर ट्रेवल करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो यही है। विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एरिया ऑफ लो प्रेशर। इसके अंदर 2 पॉइंट क्रिटिकल होते हैं, एक होता है उसका स्पीड, कि कितने स्पीड से वो ट्रेवल कर रही है, जितना ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगी उतना वो फास्ट डिस्टेंस कवर करेगी। और दूसरा उसका डायरेक्शन, कि कौन सा डायरेक्शन में वो ट्रेवल करती है। और जो इसका इंस्ट्रूमेंट होता है ना विंड को मेजर करने का, उसको अपन बोलते हैं एनीमोमीटर। अभी जो ये वाला इमेज है ना, इसके अंदर देखो, एक मिनट, इसके अंदर क्या एक वर्टिकल शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर 2-3 इन्होंने रोटोमीटर लगा के रखे जो विंड के साथ रोटेट करेंगे। और जो बॉटम में है ना, इसमें यहाँ पे एक मीटर लगा होता है, जो जितना ये रोटेट करेगा ना उतना ये रीडिंग निकालेगा पर आवर। तो उसी से ये मेजर होता है कि पर किलोमीटर में कितना ट्रेवल करती है। नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी है ना, ये वो वाटर वेपर होता है, कि एयर के अंदर कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो इसको अपन डिफाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज ऑन द स्केल ऑफ 0% टू 100%। 0% का मतलब कि कोई एयर है उसके अंदर बिल्कुल भी वाटर वेपर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये जनरली आइडियल कंडीशन होती है। ऐसा मुश्किल है कि एयर है उसके अंदर वाटर वेपर या कुछ भी फॉर्म नहीं है उसका वाटर का। और जो 100% होती है ना, ये होती है फुली सेचूरेटेड वाली कंडीशन, सेचूरेटेड। तो इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्केल ऑफ 0 to 100 के बीच। तो इफ द अमाउंट ऑफ humidity is the amount of water vapor present in the air, and it also depends factor on like temperature, wind, pressure and location। और इसको ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं इसको हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर के अंदर भी। इसके अंदर अपन एक्सप्रेस करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं अपन ऑटोमेटेड वेदर सिस्टम के बारे में। जो ये वाला होता है ना ऑटोमेटेड वेदर सिस्टम, ये कंप्यूटराइज मॉनिटर सिस्टम होता है, जिसके अंदर ये डायरेक्टली लॉग इन करता है सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम डेट यूजेज वेरियस सेंसर टू मेजर द रिकॉर्ड वेदर डाटा सच कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड स्पीड क्या है, डायरेक्शन क्या है, प्रिसिपिटेशन कितना हो रहा है,
या एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह कितना है। तो ये डायरेक्टली डाटा जनरेट करता है फ्रॉम द वेदर इटसेल्फ, सराउंडिंग कंडीशन, और वहाँ से डाटा कलेक्ट करके प्रेडिक्ट करता है कि फ्यूचर में या कैसा रहने वाला है। तो जनरली जैसा होता है कि साइक्लोन वगैरह आता है तो उसका अर्लियर प्रेडिक्शन मिल जाता है, तो उससे क्या होता है ना, बहुत जनों की लाइफ सेविंग होती है और बहुत सारा इकोनॉमिक लॉस को भी बचाया जा सकता है। नेक्स्ट इज क्लाइमेट। सो क्लाइमेट का ओवरव्यू अपने वेदर के ओवरव्यू के साथ ही डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखते हैं क्लाइमेट इज द लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर कंडीशन इन ए रीजन इंक्लूडिंग वहाँ का टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन कंडीशन, ह्यूमिडिटी एंड विंड पैटर्न और डिकेड। सो जनरली एक डिकेड के अंदर 10 ईयर्स होते हैं, और जो ये क्लाइमेट होता है ना, वो जनरली यूज करते हैं एवरेज वेदर कंडीशन अराउंड 21 to 25 ईयर्स। अब देखते हैं सीजन्स के अंदर कि जो अपने ये 4 सीजन होते हैं ना, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर, ये किसकी वजह से होते हैं। तो फर्स्ट कि अपना जो अर्थ है ना वो एक्सल टिल्ट है अराउंड 23.5 डिग्री, और दूसरा ये ऑर्बिट करती है अराउंड द सन। तो जो मार्च और सितंबर का मंथ होता है ना, अराउंड द 20 and 21 मार्च और 22 and 23 सितंबर, तो इसको बोलते हैं अपन इक्विनॉक्स। इसमें क्या होता है ना, जो सन की रे जो होती है ना, वो ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइड होती है इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर, दोनों में, नॉर्थन एंड सदर्न। बट जब जून की मंथ की बात करते हैं ना, तो जून के अंदर क्या होता है ना, जो नॉर्थन हेमिस्फेयर होता है ना, इन मीन्स नॉर्थ, ये अपना हो गया 0 डिग्री इक्वेटर, ये नॉर्थ और साउथ। जो 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ वाला एरिया होता है ना, ये डायरेक्टली इन फ्रंट होता है सन के अंदर, सन के साइड। सो उसकी वजह से क्या होता है ना, यहाँ पे समर मंथ होता है, समर सीजन होता है नॉर्थन हेमिस्फेयर में, और सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, विंटर। और ये सेम दिसंबर के अंदर, जो दिसंबर का मंथ होता है ना, अराउंड दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो उसके अंदर क्या होता है ना, जो 0 डिग्री इक्वेटर, के बॉटम साइड वाला है ना, सदर्न साइड, वो इन फ्रंट आता है सन के। तो उसकी वजह से जो सदर्न साइड में हो जाएगा समर एंड नॉर्थन हेमिस्फेयर में विंटर। जो सोलिस जो अपना नॉर्थन हेमिस्फेयर के अंदर मैक्सिमम डे लेंथ होती है ना, वो होती है जून 21 या 22 को, और सेम ये होती है दिसंबर के अंदर 21 या 22 को इधर। नेक्स्ट देखते हैं कि क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर है वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज लेटीट्यूड। सपोज लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो आई थिंक आपका क्लियर होगा, लास्ट कंटेंट में अपने बात भी की थी डिटेल में। सो सपोज ये इक्वेटर है अपना 0 डिग्री, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना उसको अपन लेटीट्यूड बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती है ना उसको अपन लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो जो 0 डिग्री इक्वेटर के वाला एरिया है ना, या इसके आसपास वाला एरिया, उसको अपन बोलते हैं लो लेटीट्यूड एरिया। और जो ये टॉप पोलर वाला एरिया होता है ना 90 डिग्री वाला, इसको अपन बोलते हैं पोलर जोन। तो अभी यहाँ पे देखो जो इक्वेटर वाला एरिया है ना, यहाँ पे देखो सोलर की रे है ना वो डायरेक्टली पेनिट्रेट कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और वही अगर अपन 90 डिग्री पर जाता है तो वहाँ पे क्या होती है, ये जो सोलर रे है ना वो एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये वाला एरिया कोल्डर एरिया होगा। Place near the equator that is at low latitudes are warmer, while those near the poles are cooler. This happens due to angle at which sun ray hit particular area. यहाँ पे डायरेक्टली हिट कर रही है और वहाँ पे एंगल के साथ पार्टिसिपेट हो जाती है। यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि इक्वेटोरियल रीजन के अंदर सिंगापुर और पोलर रीजन के अंदर अंटार्कटिका। तो सिंगापुर यहाँ पे ईस्ट वाले इक्वेटोरियल रीजन के अंदर आता है, तो वहाँ में ह्यूमिड है, जबकि ये जो अंटार्कटिका वाला रीजन है वो कम्प्लीटली फ्रोजन है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सन रे और वेरी लो। नेक्स्ट देखते हैं एल्टीट्यूड कि जैसे एटमॉस्फेयर प्रेशर वाले में भी देखा था कि कोस्टल एरिया में ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे एलिवेशन पे जाता है तो वो कम होता जाता है। तो एल्टीट्यूड, द टेम्परेचर डिक्रीज एज एल्टीट्यूड इंक्रीज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देयरफॉर द एयर डेंसिटी डिक्रीज एज द एल्टीट्यूड इंक्रीज। यहाँ पे एक एग्जांपल है दिल्ली और शिमला का, कि दोनों ऑलमोस्ट सेम लेटीट्यूड है बट फिर भी टेम्परेचर में डिफरेंस है बिकॉज ऑफ द एल्टीट्यूड। शिमला on higher elevation than Delhi. Shimla is cooler than Delhi despite being at the same latitude because it is higher altitude. नेक्स्ट देखते हैं proximity to sea, कि जो सी वाटर बॉडी है ना
वो हीटअप होने में टाइम लेता है, और मेनलैंड है ना वो जल्दी हीटअप हो जाता है। वैसे ही जो सी वाटर है ना वो वापस कूल डाउन होने में टाइम लगता है, बट मेनलैंड है वो जल्दी कूल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं टेम्परेचर इन कोस्टल एरिया डू नॉट वेरी मच, द समर आर नॉट टू हॉट एंड विंटर आर नॉट टू कोल्ड, कि समर और विंटर दोनों ऑलमोस्ट मॉडरेट रहते हैं। डेट इज बिकॉज द सी एक्ट एज द मॉडरेटर फॉर द टेम्परेचर, कि जो वाटर है ना सी का वो मॉडरेटर का काम करता है टेम्परेचर के लिए। अगर एग्जांपल देखें तो मुंबई और जयपुर का, मुंबई हैज मॉडरेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर while Jaipur experiences hotter summer and colder winter. Next factor है winds. Winds affect not only temperature but also humidity and precipitation. सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ये ग्लोब है, ये इक्वेटर अपना 0 डिग्री और ये पोलर एरिया 90 डिग्री। तो अब जो विंड है ना वो डायरेक्टली रेगुलेट करती है अपने ग्लोबल टेम्परेचर को इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग हीट, कि ये वाला जो एरिया ना वो हॉट है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हाई टेम्परेचर एरिया, और ये वाला लो टेम्परेचर एरिया। तो ये दोनों के बीच का क्या करता है, दोनों को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं टोपोग्राफी। टोपोग्राफी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग इट्स क्लाइमेट, कि सपोज जब अपन ने 6 क्लास के एनसीईआरटी देख रहे थे वहाँ पे भी अपन ने डिस्कस किया था कि जो अपना हिमालय है ना, सपोज इस साइड इंडिया, इस साइड स्टीप स्लोप है और इधर जेंटल स्लोप है सेंट्रल एशिया या तिब्बतन साइड। तो जो सेंट्रल एशिया का कोल्ड डेजर्ट है ना उससे जो ठंडी विंड आती है ना विंटर के अंदर, उसको ये प्रिवेंट करता है टू एंटर इन द इंडिया। एंड नेक्स्ट एक देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल वेस्टर्न घाट का, कि जो साउथ वेस्ट मानसून आता है ना तो इन द महाराष्ट्र रीजन के अंदर जो वेस्टर्न घाट है ये वाला, तो इधर से जो विंड आती है ना मॉनसून विंड, तो वो जनरली क्या आते हैं विंडवर्ड साइड ही रेन कर देती है, मतलब इधर ही जल या इस एरिया के आसपास भी जो है ना उधर ही ज़्यादातर बारिश होती है। जबकि सेंट्रल महाराष्ट्र वाला जो रीजन है ना वो डेजर्ट या लो रेनफॉल एरिया है। तो द वेस्टर्न घाट कोज हेवी रेन ऑन देयर विंडवर्ड साइड ये वाला, एंड ड्राई कंडीशन ऑन द लीवर्ड साइड। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं कि एक तो क्लाइमेट तो हो गया मेजर एरिया का, माइक्रो क्लाइमेट जैसे सिटी का वगैरह के किसी का, तो वो देखते हैं क्या होता है। इट इज़ ए क्लाइमेट लोकलाइज इन ए स्मॉल एरिया, जो स्मॉल एरिया का लोकलाइज क्लाइमेट होता है ना उसको अपन बोलते हैं माइक्रो क्लाइमेट, विच डिफर फ्रॉम क्लाइमेट इन द सराउंडिंग रीजन। इट हैज यूनिक पैटर्न ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी प्रेसिपिटेशन इन ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। सपोज यहाँ पे पूरा आउटसाइड में पूरा माउंटेन वगैरह सब कुछ है, तो यहाँ का क्लाइमेट वगैरह तो जनरली डिसाइड हो जाएगा कि प्लेजेंट टाइप क्लाइमेट है। बट जब सिटी के अंदर आते हैं ना तो जैसे यहाँ पे एक वर्ड है अर्बन हीट आइलैंड, तो जब सिटी के अंदर आते हैं ना तो मैक्सिमम चीज़ें क्या होती है कॉन्क्रीट है जो हो रखी है, बिल्डिंग्स वगैरह है, और जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है बिल्डिंग के ऊपर ग्लासेज वगैरह फ्रंट साइड में, तो उससे क्या होता है ना जो हीट होती है ना वो एब्जॉर्ब होती है रिफ्लेक्ट होती है, और यहाँ पे जो ये वाला एरिया ना वो ज़्यादा हीटअप हो जाता है। वो कॉन्क्रीटाइज वगैरह होने के लिए क्या है ना चैनल वगैरह भी ऑलमोस्ट रिड्यूज हो जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है ना जो रेनफॉल वगैरह होता है ना तो उसका भी वाटर वगैरह ग्राउंड में ना जाके सीधा ना रिवर या चैनल में चला जाता है। तो उसकी वजह से जो यहाँ का जो लोकल एरिया का टेम्परेचर है ना वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू सराउंडिंग एरिया, तो उसको अपन बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड। अपन इसको डिटेल में भी देखेंगे इन अपकमिंग कंटेंट के अंदर। नेक्स्ट ब्रीफली देखते हैं इंडिया के अंदर टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। सो इन द नॉर्थ, नॉर्थ के अंदर हिमालयन जो माउंटेन होता है ना वहाँ पे एल्पलाइन टाइप का क्लाइमेट होता है। इसके अंदर क्या होता है कोल्ड स्नोवी विंटर एंड कूल समर। नेक्स्ट लोअर हिमालय इन द शिवालिक रेंज या जो हिली एरिया है ना इंडिया के अंदर, वहाँ पे क्या क्लाइमेट है ऑफन टेम्परेट टाइप होता है। तो इसके अंदर क्या होता है विंटर आर मॉडरेटली कोल्ड एंड समर नॉट टू हॉट। नेक्स्ट आता है नॉर्थन प्लेन्स के अंदर गेंजेटिक बेल्ट वगैरह वाला, तो इसके अंदर क्लाइमेट है सब ट्रॉपिकल टाइप है, हॉट समर, वेरी हॉट समर एंड कोल्ड विंटर्स। वेस्टर्न इंडिया की बात करें तो वहाँ आता है थार डेजर्ट, तो इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है और रेनफॉल कम, तो ये वाला राइट टाइप क्लाइमेट होता है। इसके अंदर एक्सट्रीमली हॉट डेज मतलब हाई टेम्परेचर, कूल नाइट्स, रात को टेम्परेचर डाउन हो जाता है ड्यू टू सैंड, और वेरी लिटिल रेनफॉल।
नेक्स्ट देखते हैं वेस्टर्न कोस्टल, जो वेस्टर्न घाट वगैरह वाला है। जो ये वाला स्ट्रिप है ना, इसके अंदर हैवी रेनफॉल होता है ड्यू टू विंडवर्ड साइड ड्यूरिंग मानसून मंथ, क्रिएटिंग ए ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट की। सेंट्रल डेक्कन प्लेटू, जो मेनलैंड है सेंट्रल प्लेटू, वो ये वाला सेमी अराइड टाइप क्लाइमेट है। जो डेजर्ट वाला है ना, वो अराइड क्लाइमेट है, बट यहाँ पे रेनफॉल वगैरह होती है, तो उसकी वजह से सेमी अराइड क्लाइमेट। यहाँ पे क्या, हॉट समर, माइल्ड विंटर एंड मॉडरेट रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। यहाँ पे क्या है ना, वेस्ट जो थार वाला डेजर्ट है ना, यहाँ पे रेनफॉल ही बहुत कम होती है इन द मानसून सीजन ही, बट यहाँ पे मानसून सीजन के अंदर ऑलमोस्ट रेनफॉल होती है। नेक्स्ट देखते हैं ईस्टर्न इंडिया या सदर्न पेनिसुला, इंक्लूडिंग द अरेबियन सी एंड एक्सपीरियंस है ट्रॉपिकल क्लाइमेट टाइप है ये। क्योंकि अपना जो इंडिया का है ना मेनलैंड, वो अराउंड 8 डिग्री से स्टार्ट होता है और इक्वेटर 0 डिग्री, तो ऑलमोस्ट ट्रॉपिकल साइड है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ मिल्ड विंटर, डिस्टिंग वेट एंड ड्राई पीरियड्स कंट्रोल बाय मानसून विंड, तो यहाँ पे रेनफॉल वगैरह भी अच्छी खासी होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज द मानसून। मानसून है ना, दिस इज अ वाइड टॉपिक, ओके, so I just try to explain little in this session. The word monsoon, which comes from the Arabic word मौसिम, मीनिंग सीजन। जो ये अरेबिक वर्ड है ना मौसिम, इसका मीनिंग होता है सीजन, और रेफर टू सीजनल विंड। क्योंकि ये जो मानसून रेनफॉल होते हैं ना, वो सीजनली होती है अपना, थ्रू आउट द ईयर तो होती नहीं है। सो रेफर टू सीजनल विंड ओवर ए लार्ज एरिया ऑफ इंडियन ओशियन सराउंडिंग रीजन इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और साउथ एशिया। यहाँ पे देखो तीनों का मतलब, ऑस्ट्रेलिया का मतलब जो पैसिफिक ओशियन वाली बात है, पैसिफिक ओशियन है ना, वो कैसे इफेक्ट करता है इंडियन मानसून को। फिर आता है अफ्रीका, अफ्रीका के अंदर जो मस्करन हाई है ना, उसकी वजह से कैसे इंडिया का मानसून अफेक्ट होता है। और नेक्स्ट आता है साउथ एशिया, साउथ एशिया बोले तो इंडियन ओशियन, तो इंडियन ओशियन की वजह से ही मानसून इफेक्ट होता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं एक समर वीकेंड्स। समर वीकेंड्स का मतलब ऑनसेट ऑफ मानसून एंड विंटर के अंदर रिट्रीट ऑफ मानसून। सो समर बिगन द एशियन लैंडमार्क सीड अप। ये वाला देखो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनरली क्या होता है ना, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि अगर टेम्परेचर राइज होगा तो वहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, और जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होगा। सो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसका ध्यान रखना, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो समर के अंदर क्या होगा, मेनलैंड हीटअप हो गई, सो एशियन लैंड मास हीटअप एंड क्रिएटिंग पावरफुल लो प्रेशर सिस्टम ओवर इट। कि जो ये वाला है ना, ये लैंड मास है, तो समर के अंदर यहाँ पे क्या डायरेक्ट हीटिंग रे आती है सन की, उसकी वजह से ये टेम्परेचर राइज हो जाता है और यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। और जो ओशन वाला वाटर टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर कम रहता है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। सिंस एयर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, एयर का फ्लो कैसे होता है, जनरली एयर फ्लो होता है हाई प्रेशर टूवर्ड लो प्रेशर, तो यहाँ पे जो हाई प्रेशर है वो उससे लो प्रेशर की तरफ जाएगा। बट ये कैसे होता है वो देखेंगे। विंड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द कूलर हाई प्रेशर जो है ओशियन टुवर्ड द हॉट लैंड। यहाँ पे देखो जो समर होता है ना, उसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक होती है ना, उसकी लो ह्यूमिडिटी होती है, हाई टेम्परेचर होता है, शिफ्टिंग ऑफ ITCZ, ये एक बहुत बड़ा की रोल प्ले करता है इन द इंडियन मानसून। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, वीक लो प्रेशर होता है नॉर्थ के अंदर। जो ये ITCZ वाला जोन होता है ना, ये वाला, ये ITCZ है ना, लो प्रेशर जोन होता है नियर द इक्वेटर। अब सपोज यहाँ पे देखो मैप के अंदर दो लाइन ड्रॉ है, एक ऑरेंज वाली और एक पर्पल टाइप। तो जो ये ऑरेंज वाली है ना, वो शो कर रही है जुलाई की पोजीशन को, और जो पर्पल वाली है वो शो कर रही है जनवरी की पोजीशन को। तो यहाँ पे ITCZ को, तो यहाँ पे देखो जो ITCZ होता है ना, वो अराउंड द इक्वेटर होता है, ओके, बट ये शिफ्ट होता रहता है टुवर्ड द हीटिंग प्रोसेस के थ्रू ऑफ द सन। तो जो जुलाई के अंदर है ना, ITCZ शिफ्ट होके कहाँ आ जाता है, जीरो, ये इक्वेटर से टुवर्ड द नॉर्थ साइड ऑफ द 0 डिग्री। और जो विंटर के अंदर ये चला जाता है टुवर्ड द सदर्न साइड, बिकॉज ऑफ द यहाँ पे जो
कूलिंग वाला विंटर के अंदर ये वाला एरिया कोल्ड होता है और ये वाला जनरली हॉट होता है। आईटीसी जेट को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। नेक्स्ट देखते हैं द पैटर्न रिसीव इन रिवर्स इन द विंटर। विंटर के अंदर जो समर का पैटर्न होता है ना मानसून का, वो रिवर्स हो जाता है व्हेन द लैंड मास कूल डाउन मोर रेपिडली देन द ओशन। इसके अंदर क्या, बे ऑफ बंगाल जो रिटर्न मानसून होता है ना, ये तो ऑनसेट वाला मानसून हो गया, और जो रिटर्न मानसून होता है ना ये वाला विंड, तो जो अरेबियन सी साइड आएगा तो वो तो मॉइस्चर लेके नहीं आएगा, बट जो ये बे ऑफ बंगाल की तरफ से आएगा ना, वो मॉइस्चर लेगा बे ऑफ बंगाल से, और जाते जाते रेनफॉल करेगा इन द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। So Bay of Bengal collect some moisture and bring rainfall to parts of the east and south India. This called the winter और नॉर्थ ईस्ट मानसून। और इसकी जो करेक्टरिस्टिक होती है ना रिट्रीट मानसून की, उसमें क्या होता है, इसके होता है वो क्लियर होता है। मीन टेम्परेचर होता है ना, मीन का पहले भी अपन ने देखा था, मीन क्या होता है ना, एवरेज टेम्परेचर, हाई एंड लो दोनों का एवरेज डिवाइड बाई 2। तो जो मीन टेम्परेचर होता है ना वो नॉर्थ इंडिया के अंदर ज़्यादा होता है, और सदर्न इंडिया के अंदर मॉडरेट या कम होता है बिकॉज ऑफ द कोस्टल क्लाइमेट जोन। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं अबाउट द साउथ वेस्ट मानसून, समर मानसून, और उसको ऑनसेट भी बोलते हैं, ऑनसेट ऑफ मानसून। और नेक्स्ट देखते हैं रिट्रीट मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून। साउथ वेस्ट इसलिए बोलते हैं कि इसका जो विंड का डायरेक्शन है ना, ये साउथ और वेस्ट, ये वाला बीच का, तो इसलिए बोलते हैं साउथ वेस्ट। तो ये स्टार्ट होता है एज पर द आईएमडी डाटा अराउंड द 1 जून ऑनवर्ड फ्रॉम केरला कोस्ट, रीच अराउंड 10 जून टू मुंबई एंड इन मिड ऑफ द जुलाई टू राजस्थान। तो ये अब देखो कि स्टार्ट तो हुआ 1 जून से, बट ये राजस्थान या सेंट्रल इंडिया में पहुंचते पहुंचते अराउंड द मिड ऑफ द जुलाई आ जाता है। और रिट्रीट स्टार्ट कब होता है, अराउंड द 1 सितंबर और स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ द सितंबर। तो उससे क्या, एक चीज़ देखो कि इन द राजस्थान मिड ऑफ द जुलाई आया, और रिट्रीट भी सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होता है इन द सितंबर। तो अराउंड 1.5 मंथ ही यहाँ पे रहता है मानसून इन द राजस्थान और दिल्ली पंजाब एरिया वाला। तो उससे क्या होता है ना, जो वेस्टर्न राजस्थान है ना, यहाँ पे रेनफॉल कम होती है, तो उसकी वजह से ये वाला रेड जोन होता है ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो ये जो रिट्रीट होता है 1 सितंबर से अराउंड 15 नवंबर और मिड ऑफ द नवंबर। तो जब रिट्रीट होता है ना, जब ऑनसेट मानसून है ये आता है अरेबियन ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। जो ये बे ऑफ बंगाल अरेबियन ब्रांच तो डायरेक्ट एंटर कर जाता है इंडिया के अंदर। जो ये बे ऑफ ब्रांच है ना, ये करती है नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट से फिर जो हिमालय वाला रीजन है ना ये वाला, तो उससे ये कोलाइड होके फिर सेंट्रल इंडिया की तरफ मूव करती है। और ये हिमालय को अपन आगे म्यांमार में बोलते हैं अराकमियोमा। और जो नॉर्थ ईस्ट वाला मानसून है ना, ये रिट्रीट करते टाइम जब नॉर्थ ईस्ट से वापस आता है ना, तो ये वापस आते टाइम बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर कलेक्ट करता है और वो ले डाउन करता है इन द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि कुछ फैक्टर है वो डायरेक्टली इम्पेक्ट करते हैं रेन को, कि कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से रेन या इंडियन मानसून अच्छा होगा और कौन से फैक्टर की वजह से कम। तो फर्स्ट देखते हैं टिबेटन प्लेटू, हीटिंग वाला, कि यहाँ पे ऊपर जो सेंट्रल एशिया में तिब्बतन प्लेटू है, हायर ऑफ द एलिवेटेड प्लेटू ऑफ वर्ल्ड, तो उसके हीटिंग डायरेक्टली इम्पेक्ट करती है इंडियन मानसून को, जैसे कि टेम्परेचर प्रेशर डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दूसरा, अगर मतलब हीटिंग ज़्यादा होगी तो प्रोबेबिलिटी है कि इंडियन मानसून अच्छा रहेगा। दूसरा लानीना, फिर मेडन जुलियन ओसिलेशन, फिर पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। जो अरेबियन सी वाला है ना, अगर ये वाला कोस्टल बेल्ट है ना, अगर ये हीटिंग ज़्यादा हो गई ना तो उसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव आयोडी। और अगर बे ऑफ बंगाल वाला ये वाला हीटिंग ज़्यादा होगा ना तो उसको बोलते हैं अपन नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल। तो अगर पॉजिटिव आयोडी है ना, तो अपना इंडियन मानसून प्रेडिक्ट होता है कि ये अच्छा रहता है। नेगेटिव है तो बिकॉज यहाँ पे क्या है ना, ये एरिया ज़्यादा कवर करता है, और ये बे ऑफ बंगाल वाला हीटिंग ज़्यादा होगा ना, तो ये जो मॉनसून विंड है ना, वो डायरेक्टली इंडिया के अंदर एंटर नहीं करती, जबकि अरेबियन सी वाली ब्रांच है ना वो डायरेक्टली इंडिया में एंटर करती है। दूसरा है मस्करेन हाई, जो मेडागास्कर के पास मस्करेन हाई है ना, तो उसकी वजह से जो विंड है ना, ये मतलब यहाँ पे जो तिब्बतन प्लेटो पे ज़्यादा हीटिंग होगी तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा,
और जो मेडागास्कर वाला पॉइंट मस्करेन हाई है ना, यहाँ पे क्रिएट होगा हाई प्रेशर जोन। तो इसकी वजह से ये विंड है ना हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन की तरफ मूव करती है। और ये जो वेस्ट साउथ वाली विंड है ना, इसके साथ ही ये मॉइस्चर को भी लेके जाती है। अब जैसे तिब्बतन प्लेटो है, अगर हीटिंग कम होगी तो लो प्रेशर जोन कम क्रिएट होगा, तो उसकी वजह से विंड भी कम फ्लो होगी। नेक्स्ट है एल नीनो। एल नीनो होगा तो क्या होगा, मतलब रेनफॉल ज़्यादा किधर होगी, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका कंटिनेंट। जेट स्ट्रीम, अगर जेट स्ट्रीम इंडिया के अंदर ही है, मतलब जेट स्ट्रीम की जनरली दो ब्रांच होती है, वन इज ट्रेवल टुवर्ड द साउथ ऑफ हिमालय एंड अनदर इज नॉर्थ ऑफ हिमालय। जो साउथ ऑफ हिमालय वाली जेट स्ट्रीम है ना, जब तक ये विड्रॉल नहीं होते ना, तब तक मानसून की स्पीड भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती, वो उसको रोक के रखता है। ये डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे इन लेटर ऑफ। फिर है नेगेटिव इंडियन ओशियन कि अभी जैसे बात किया था कि पॉजिटिव वाला, अगर बे ऑफ बंगाल वाला पॉजिटिव है तो उसकी वजह से मानसून भी इफेक्ट होता है डायरेक्टली। As we discussed in our previous slide about the weather and climates and some of factors that directly impact or affect that climate or our daily life. So now let us discuss about the natural disaster that directly impact our daily life. So what is disaster? A disaster is a sudden disruptive event causing widespread damage, loss of life, property or environment, overwhelming normal coping capacity। कि इनकी वजह से अपन क्या जो डेली लाइफ होती है ना, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है, और इसके अंदर लॉस ऑफ लाइफ और इकोनॉमिक लॉस का भी इम्पैक्ट होता है। अब इसके अंदर फर्स्ट देखते हैं साइक्लोन। साइक्लोन आर इंटेंस लो प्रेशर वेदर सिस्टम with strong winds, heavy rains forming over warm ocean causing destruction and flooding। जो ओशन होता है ना, ये देखो एक अपने प्रीवियस स्लाइड के अंदर बात की थी ऑटोमेटेड सिस्टम के अंदर। तो ऑटोमेटिक जो वेदरिंग सिस्टम होते हैं ना, कि वो कैसे डाटा कलेक्ट करते हैं, कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, और उनकी वजह से जो इंफॉर्मेशन वगैरह मिलती है, तो उससे अपन लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी वगैरह को भी कुछ हद तक बचा सकते हैं। तो जैसा कि ये इसरो वगैरह है, तो ये सैटेलाइट वगैरह से या आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो ये सैटेलाइट वगैरह से क्या करते हैं ना, यहाँ से प्रेडिक्ट करते हैं मानसून वगैरह को, कि जैसे यहाँ पे एक साइक्लोन फॉर्म हो रहा है, तो ये साइक्लोन जो फॉर्म हो रहा है ना, उसे ऑटोमेटेड वेदर सिस्टम पे ये लोग जनरेट कर लेते हैं डेटा वगैरह। तो उसे ये लोग ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर देते हैं ये कोस्टल वाले एरिया को या एडमिनिस्ट्रेशन को, कि इस साइड में मतलब एक साइक्लोन फॉर्म हो रहा है और उसका डायरेक्शन क्या है, वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, टाइम रहते हुए मतलब लोगों को वहां से निकाल दिया जाता है कोस्टल बेल्ट से। तो जो ये साइक्लोन होता है ना, जनरली फॉर्म होता है ओवर द वार्म ओशियन, आइदर बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। तो जो जनरली साइक्लोन फॉर्म होते हैं ना, वो होते हैं बे ऑफ बंगाल साइड में। तो जो इनका आई होता है ना, वो काम होता है, ये लो प्रेशर जोन होता है। जनरली एक चीज़ होती है कि इक्वेटर पे है ना, 0 डिग्री पे साइक्लोन फॉर्म नहीं होते हैं। जो साइक्लोन फॉर्म होते हैं ना, इट स्टार्ट फ्रॉम अराउंड द 5 डिग्री। तो जो 0 डिग्री पे फॉर्म नहीं होते, उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स होता है, कि कोरियोलिस फोर्स नहीं होता इक्वेटर पे, उसकी वजह से यहाँ पे फॉर्म नहीं होते साइक्लोन। तो साइक्लोन है वाइड इस पर डैमेज करता है, फ्लडिंग वगैरह हो गया, या मतलब जो इसकी स्पीड वगैरह विंड स्पीड होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लड्स। ये कुछ रिसेंट इमेज है, जो मतलब अभी जैसे पंजाब के अंदर फ्लडिंग वगैरह आई थी हैवी, मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट, जो विलेज वगैरह थे, डिस्ट्रिक्ट वगैरह थे, वो फ्लडिंग के अंदर मतलब कोज हुई थी वहाँ पे। तो सो फ्लड अकर व्हेन वाटर हो ओवरफ्लो इनटू ए नॉर्मल ड्राई लैंड, कि मान लो कोई ड्राई लैंड वगैरह है, वहाँ पे सडनली या तो हेवी रेन हो गई या कोई डैम वगैरह फॉल डाउन हो गया, तो उसकी वजह से लार्ज कैपेसिटी के अंदर वाटर आ जाता है, तो उसकी वजह से वाटर ड्रेन आउट नहीं हो पाता, तो वो वाटर वहीं एक्यूमुलेट हो जाता है और वही फ्लडिंग का रूप ले लेता है। तो दिस कुड बी ड्यू टू हैवी रेनफॉल generating huge rain of water that land cannot be absorbed
or due to excessive accumulation of water in body like river lakes that damage the life and property, कि रिवर और लेक्स वगैरह के अंदर एक्सेसिव वाटर कैपेसिटी से भी ज़्यादा आ जाता है तो वो उसको होल्ड अप नहीं कर पाती। नेक्स्ट इज लैंडस्लाइड। सो लैंडस्लाइड इंडिया के अंदर जनरली ऑब्जर्व किया जाता है हिमालयन वाले रीजन के अंदर, बिकॉज हिमालय इज स्टिल ग्रोविंग और ये एक स्टेबल लैंड नहीं है, और उसकी वजह से क्या होता है जनरली मानसून सीजन के अंदर जो रेन होती है ना तो वो इरोजन वगैरह भी करती है, तो उसकी वजह से फॉल डाउन हो जाता है। और नेक्स्ट इसके अंदर अगर देखें डेक्कन प्लेटू, तो डेक्कन प्लेटू है जो स्टेबल लैंड है कंपेयर टू हिमालय। So landslide is sudden collapse of rocks, soil, debris, often triggered by heavy rain, earthquake or volcanic activity. These events often occur during monsoon. अभी जैसे सपोज ये एक रिसेंट इमेज है, उत्तराखंड चमोली के अंदर लैंडस्लाइड हुआ था जिसके अंदर अराउंड 15 to 16 पीपल डाई हुए थे और मैनी इंजर्ड। तो ये एक नेशनल हाईवे था, यहाँ पे लोग अपने ट्रेवल कर रहे थे और सडन क्लैप्स हो गया था माउंटेन से, बॉल्डर वगैरह, तो उसकी वजह से बहुत जने इसके जान भी गई और घायल्स भी हुए। नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर होती है ना वो एक अनकंट्रोल फायर होती है, क्योंकि लार्ज एक्सटेंट ऑफ एरिया कवर करता है ये, और इसको फाइटिंग करना भी पॉसिबल नहीं होता, हार्डली पॉसिबल होता है, और विद द हेल्प ऑफ द एयरक्राफ्ट और हेली चॉपर। सो फॉरेस्ट फायर आर अनकंट्रोल फायर that spread rapidly across the vegetation often fueled by dry climate condition, कि either या तो ड्राई क्लाइमेट कंडीशन होगी यहाँ पे, या जो लीव्स वगैरह गिरी हुई रहती है ना वो भी सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, तो उसकी वजह से ये भी एक फ्यूल का काम करती है। और ऑफन जो ये विंड वगैरह चलते हैं ना तो उसके साथ ये फायर कैरी आउट कर जाती है। तो इट्स कॉन्सिक्वेंस आर देयर फॉर बोथ एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक। इसके अंदर जैसे अभी एक रिसेंट फायर फॉरेस्ट वाला केस हुआ था कैलिफोर्निया वाला, तो उसके अंदर बहुत सारी सिटीज भी है जो फायर आउट हो गई थी, और बहुत सारे मतलब एनिमल्स और कुछ लाइव डेथ भी हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट चेंज। अब देखो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट वेदर, देन क्लाइमेट, देन नेचुरल डिजास्टर, एंड नाउ क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट क्या था, एवरेज पैटर्न ऑफ द वेदर इज नोन एज क्लाइमेट, और अब उसी क्लाइमेट को जो चेंज हो रहा है ना मतलब इम्पेक्ट हो रहा है, तो उसी को अपन बोल रहे हैं क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट चेंज रेफर टू सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म चेंजेज इन द क्लाइमेट, कि क्लाइमेट के अंदर जो लॉन्ग टर्म चेंजेज आ रहे हैं ना उसी को क्लाइमेट बोल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज बोल रहे हैं। दिस मे बी ऑन द स्केल ऑफ प्लानट और रीजनल स्केल, या तो पूरे ग्लोब पे हो सकता है या रीजनल स्केल पे भी हो सकता है। एंड इट इन्वॉल्व शिफ्ट इन द आइदर टेम्परेचर शिफ्ट हो सकता है, प्रेसिपिटेशन कंडीशन चेंज हो सकती है, या वेदर इवेंट्स हो सकते हैं। अभी सपोज कि पिछले कुछ सालों में से क्या हो रहा है इंडिया के अंदर है ना, जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है ना वो सडन इंक्रीज हुआ है, कि जो पहले ओवर द पीरियड्स ऑफ रेन होती थी ना वो अभी कुछ ही दिनों में या महीनों के अंदर ही उतनी उससे ज़्यादा हो जा रही है। दूसरा एग्जांपल देखें अगर वेस्टर्न राजस्थान का, तो वेस्टर्न राजस्थान के अंदर क्या थार डेजर्ट, और थार डेजर्ट के अंदर क्यों है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द राइट कंडीशन ड्यू टू लो रेनफॉल। बट ये वाला भी जो कंडीशन है ना वो स्लोली स्लोली चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ द यहाँ पे भी अच्छी खासी रेनफॉल हो रही है, तो यहाँ पे भी ग्रीनरी वगैरह होके यहाँ पे वेजिटेशन वगैरह कवर हो रहा है, और यहाँ पे भी क्रॉपिंग एरिया वगैरह इंक्रीज हो रहा है, इसी को अपन बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। सो पर्टिकुलरली ड्यू टू ये किसकी वजह से हो रहा है, कुछ कोज है, सम ऑफ बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल आइदर व्हीकल और इंडस्ट्री, या डिफॉरेस्टेशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, एनवायरमेंटली हार्मफुल इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस हो रही है, कि जो भी इंडस्ट्री से हार्मफुल सब्सटेंस वगैरह निकलते हैं तो वो डायरेक्टली या तो लैंड में आ जा रहे हैं या रिवर चैनल में चले जा रहे हैं, और उसी रिवर वाटर को यूज कर रहे हैं एज ए इरीगेशन, तो उससे फर्टिलिटी कम हो जा रही है लैंड की, एंड प्रोडक्शन एंड पैटर्न्स ऑफ एक्सेसिव ऑफ वेस्टफुल कंजप्शन। अब यहाँ पे देखते हैं व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक। सो फर्स्ट देखते हैं द कॉस्ट ऑफ एडॉप्टिंग कोस्टल एरिया टू राइजिंग सी वाटर। अब क्या अगर ग्लोबल वार्मिंग का देखें या क्लाइमेट चेंज का देखें तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा तो जो ग्लेशियर वगैरह है वो मेल्ट हो गए, मेल्ट होंगे तो जो सी लेवल है वो राइज करेगा, तो सबसे पहले इम्पैक्ट कहाँ आएगा कोस्टल एरिया के अंदर, तो वहाँ पे वाटर लेवल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं लॉस ऑफ द कैपेसिटी टू वर्क ड्यू टू हीट,
कि जो अगर टेम्परेचर वगैरह ज़्यादा है तो उससे क्या होगा, मतलब काम करने की कैपेसिटी वगैरह डाउन होगी, रिड्यूज होगी। नेक्स्ट देखते हैं मोर वांट्स टू गेन एक्सेस टू लिमिटेड रिसोर्सेज, कि अगर टेम्परेचर वगैरह ज़्यादा है, रेनफॉल कम हो रहा है या बहुत ज़्यादा हो रहा है, फ्लडिंग वगैरह हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि जो इरिगेशन वगैरह है वो तो रिसोर्स लिमिटेड है, तो उसके लिए वॉर वगैरह होगी। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर विल बी इन शॉर्ट सप्लाई इन सम एरिया, या कुछ एरिया के अंदर जैसे इरिगेशन वगैरह के लिए पानी कम हो सकता है, जैसे ग्राउंड वाटर है वो उसका लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, या फिर फ्रेश वाटर की रिवर्स वगैरह है वो फ्रेश नहीं रह रही है, पॉल्यूट होती जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं रीलोकेशन ऑफ द होल टाउन्स, की पूरे टाउन्स को ही रीलोकेट करना पड़ रहा है। श्रिंकिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द हार्वेस्ट, की हार्वेस्ट की प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही है। प्राइस ऑफ बेसिक फूड स्टफ कंजप्शन गुड्स विल बी राइज, कि अगर अवेलेबिलिटी इन द मार्केट नहीं होगी और सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा ना, प्राइस वगैरह भी इंक्रीज हो जाएगा। एक्सट्रीम मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना विल बी कॉज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, कि जैसे फॉरेस्ट फायर वगैरह है, कि हाई हीटिंग टेम्परेचर या टेम्परेचर वगैरह इंक्रीज हो रहा है उन एरिया में जहाँ पे मतलब कोल्डर टाइप था, तो उन एरिया में फॉरेस्ट फायर वगैरह का चांस ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट डिजीज विल बी स्प्रेड ड्यू टू हाई टेम्परेचर, कि डिजीज वगैरह भी हो सकती है, उसके डायरेक्ट हेल्थ के ऊपर इम्पेक्ट आ जाता है उसका। यहाँ पर देखो एक इमेज है स्टॉप क्लाइमेट चेंज, तो स्टॉप क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए कुछ एग्रीमेंट भी है, जैसे पेरिस एग्रीमेंट हो गया, यूएनएफसीसी का हो गया, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। तो ये सब जो मेजर एग्रीमेंट या एजेंसीज वगैरह है वो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्राई आउट करती है सारे नेशन मिलके, कि जो ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल टेम्परेचर है ना उसको रिड्यूस करे अराउंड 2 डिग्री और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। So thank you very much. Have a nice day. Have you any query? Please comment, like and subscribe. Thank you.